ये 24 नवंबर 1971 की ही तो बात है, जब अमेरिका में थैंक्सगिविंग से एक रात पहले पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स छुट्टियों के लिए अपने घर जाने के लिए तैयार है। नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के फ्लाइट काउंटर पर स्मार्ट कपड़े पहने एक कस्टमर खड़ा है। वो अपने आप को डैन कूपर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और सिएटल के लिए एक वन वे टिकट मांगता है, जो कि सिर्फ 30 मिनट्स की दूरी पर ही है। काउंटर पर कैश देकर वो अपना टिकट लेता है और फ्लाइट 305 को बोर्ड करता है, जो कि एक बोइंग 727-100 मॉडल का प्लेन है। अपनी सीट पर बैठते हुए वो देखता है कि प्लेन में दूसरे कोई ज्यादा पैसेंजर्स नहीं है। अब वो ड्रिंक ऑर्डर करने के बारे में सोचता है और बर्बन और सोडा ऑर्डर करता है। फ्लोरेंस शार्पनर और टीना मकलो, ये दोनों ही कैबिन अटेंडेंट्स प्लेन के पिछले हिस्से में अपनी जंप सीट्स पर बैठी है। ये फ्लाइट दोपहर के 2:50 पर टेक ऑफ करेगी और सब कुछ टाइम पर है। जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ करता है, वैसे ही कूपर पीछे झुकता है और फ्लोरेंस शार्पनर के हाथों में एक चिट्ठी या नोट थमाता है। फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले बिजनेसमैन और अकेले मर्द अक्सर फ्लोरेंस की तरफ अट्रैक्ट होते थे और उसे ऐसे ही नोट्स में अपना नंबर देते थे। इसलिए उसे लगा कि कूपर भी उनमें से ही एक है और इसीलिए वो कूपर के इस नोट को अपने जेब में डाल देती है और कूपर को एक पोलाइट स्माइल देती है, जिस पर कूपर पीछे झुकता है और कहता है कि मिस, आपको उस नोट को देख लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है। ये सुनकर फ्लोरेंस हैरान रह जाती है और अपने जेब में हाथ डालकर वो उस नोट को खोलती है और शॉकिंगली उस नोट में सचमुच लिखा हुआ था कि आई हैव अ बॉम्ब। फ्लोरेंस नोट गिराते हुए खड़ी हो जाती है। टीना मकलो फ्लोरेंस को बेल्ट खोलकर चुपचाप उठकर कूपर के बगल में बैठते हुए देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं था। टीना सोचने लगी कि ये सब हो क्या रहा था। तभी फ्लोरेंस ने टीना को इशारा किया कि वो फ्लोर पर पड़े उस नोट को देखे। उस नोट को पढ़ने के बाद टीना ने पायलट से इंटरकॉम पर बात की और उन्हें बताया कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऊपर ने अपना ब्रीफकेस खोला और उसे दोनों ही फ्लाइट अटेंडेंट्स को दिखाया। ये देखकर मकलो को उल्टी सी महसूस हुई, क्योंकि वो एक डायनामाइट था और उसकी स्टिक्स बैटरी से जुड़ी हुई थी। इसके बाद कूपर ने शांत आवाज में अपनी डिमांड्स बताई, जिन्हें फ्लोरेंस ने लिख लिया और कॉकपिट में ले गई और टीना को कूपर के साथ बैठा दिया। कूपर ने जो डिमांड्स रखी थी वो ये थी कि उसे शाम 5 बजे तक $2 लाख, 2 फ्रंट पैराशूट्स, 2 बैक पैराशूट्स, फ्लाइट क्रू के लिए कुछ खाना और सिएटल के एयरपोर्ट पर एक फ्यूल ट्रक इंतजार करता हुआ चाहिए। सभी ने शांत रहने की कोशिश की और पैसेंजर्स को इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये सब सुनकर जमीन पर गवर्नमेंट एजेंट्स हरकत में आ गए। उनकी सबसे पहली कोशिश ये थी कि प्लेन को समुंदर में पानी के ऊपर ले जाया जाए, क्योंकि अगर बॉम्ब फटता भी है तो इससे नीचे जमीन पर लोगों को कोई भी नुकसान ना हो। वो पायलट बिल रैटेसाक ने पैसेंजर इंटरकॉम पर कहा कि गुड आफ्टरनून एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ अपनी फ्लाइट को एंजॉय कर रहे होंगे। हमें एक छोटा सा टेक्निकल इशू आ रहा है और हमें लैंडिंग से पहले कुछ फ्यूल बर्न करना होगा। चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन हम कुछ घंटों तक यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम आपको जमीन पर लैंड करवा देंगे। लगभग 2 घंटों तक ये प्लेन आसमान में ही चक्कर लगाता रहा, क्योंकि बाहर बिजली का तूफान भी शुरू हो गया था। जैसे ही ये प्लेन लैंड होने लगा, वैसे ही कूपर ने अटेंडेंट से कहा कि वहाँ नीचे टैकोमा जैसा लग रहा है, और वो सही था। नीचे टैकोमा सिटी ही थी। FBI एजेंट्स ने सिएटल एरिया के अलग अलग बैंक से
बिना किसी मार्क्स वाले $20 के नोट्स में कूपर की मांगी हुई रकम जमा की। उन्होंने कुछ मिलिट्री पैराशूट्स भी दिए, जिसे कूपर ने ठुकरा दिया। इसके बजाय उसने स्काई डाइविंग स्कूल्स में यूज किए जाने वाले सिविलियन पैराशूट्स की डिमांड की और एफबीआई ने उसकी ये डिमांड पूरी भी की। टीना मकलो ने बाद में कहा था कि कूपर काफी अच्छा लग रहा था। उसने कभी क्रूर या बुरा बिहेव नहीं किया और वो हर समय शांत रहता था। जब सिचुएशन की रियलिटी शार्पनर को पता चली तो कूपर ने उसे शांति से समझाया। कूपर ने दूसरा बर्बन और सोडा मंगवाया, जिसका पेमेंट खुद उसने ही किया। कूपर के इस शांत बिहेवियर को देखकर टीना मकलो ने उससे बातचीत करने का फैसला किया। उसने उससे पूछा कि सर, क्या आपको नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस से कोई शिकायत है? जिसका कूपर ने जवाब दिया कि मिस, मुझे आपकी एयरलाइन से कोई शिकायत नहीं है। प्लेन शाम करीब 5:30 बजे अंधेरे में लैंड हुआ। ऊपर के ऑर्डर्स के हिसाब से ये प्लेन एयरपोर्ट के एक अच्छी तरह से रोशनी वाले हिस्से में उतरा। पैसेंजर्स बाहर निकल गए, बिना ये जाने कि उन्होंने अभी अभी एक हाईजैक्ड प्लेन में अपना सफर पूरा किया है। ऊपर ने सभी विंडो ब्लाइंड्स नीचे कर दिए थे ताकि किसी भी पॉसिबल स्नाइपर का क्लियर निशाना ना लगे। कैश के बैग्स और पैराशूट्स प्लेन की पिछली सीढ़ी पर पहुंचाए गए और टीना मकलो ने उन्हें रिसीव कर लिया। इससे सेटिस्फाई होकर कूपर ने कैप्टन स्कॉट, फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो, फर्स्ट ऑफिसर राटेजैक और फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड ई एंडरसन को छोड़कर सभी को प्लेन से बाहर निकलने दिया। एफबीआई ने फ्यूल भरने में देरी करने के लिए जो कुछ भी वो कर सकते थे वो किया, लेकिन कूपर अब बहुत जल्दी करने लगा और उसने कहा कि इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। चलो इस शो को अब शुरू करते हैं। कूपर ने कॉकपिट क्रू को टीना मकलो के जरिए अपना प्लान बताया। उसके प्लान में उसने बताया कि हम मेक्सिको सिटी जा रहे हैं और हम धीमी गति से चलने वाले रूट से जाएंगे। मुझे इस प्लेन की स्पीड मिनिमम या कम से कम चाहिए, जो मेरे हिसाब से 100 नॉट्स या 115 माइल्स पर आवर है। साथ ही में मुझे मैक्सिमम हाइट 10,000 फीट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लैंडिंग गियर पूरी तरह से नीचे हो और फ्लैप्स 15 डिग्री पर हो। ओह, और मुझे ताज़ी हवा पसंद है, इसलिए कैबिन डीप्रेशराइज्ड रहना चाहिए। राटेजैक ने कूपर को बताया कि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्लेन सिर्फ 1000 मील ही जा सकता है, जो कि मेक्सिको सिटी तक पहुंचने के लिए इनफ नहीं है। इसलिए वो रास्ते में रीनो में फ्यूल भरने के लिए सहमत हुए। अब कूपर ने टीना मकलो की ओर रुख किया और कहा कि अब मिस, आपको बुरा ना लगे तो मुझे दिखाइए कि उन सीढ़ियों को कैसे ऑपरेट किया जाता है। शाम 7:40 पर इस प्लेन ने एक बार फिर उड़ान भरी और मेक्सिको सिटी की ओर बढ़ने लगा। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद 2 कन्वेयर F-106 फाइटर जेट्स इस हाईजैक्ड प्लेन के साथ जुड़ गए, एक ऊपर से और एक नीचे से। इसे प्लेन के मेन कैबिन से देखना इम्पॉसिबल था। कैबिन में उन दोनों के अकेले होने के साथ कूपर ने आखिरी बार टीना मकलो की ओर मुड़कर कहा कि मिस, आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। अब आप आगे कॉकपिट में पायलट्स के पास चली जाइए। जिसका मकलो ने जवाब दिया कि क्या आप प्लीज कूदते समय बॉम्ब अपने साथ लेकर जाएंगे प्लीज। जिस पर कूपर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने बस पैराशूट्स तैयार करना शुरू कर दिया। कैबिन की ओर बढ़ते हुए मकलो ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा कि कूपर पैराशूट पर काम कर रहा था, और वो आखिरी बार था जब उसने कूपर को देखा था। बाद में मकलो ने रोलिंग स्टोन मैगजीन को बताया कि अपने बाकी क्रू के साथ फिर से जुड़ना और कॉकपिट में पायलट्स के पास वापस आना मेरे लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था। हम अभी भी खतरे में थे, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। हम सभी ने एक दूसरे को देखा और बस सभी के चेहरों पर खुशी थी।
को पायलट रेटेक्सैक ने कहा कि अचानक कॉकपिट का दरवाजा खुला और ये प्यारी लेडी अंदर आई, जो कि हाईजैकर और हमारे बीच बातचीत का एक मजबूत सहारा थी। ये एक बड़ी राहत थी। रात 8:13 पर एक वार्निंग लाइट दिखाई दी, तो ये इंडिकेट कर रही थी कि प्लेन का पिछला दरवाजा खुला था। प्लेन साउथ वेस्ट वॉशिंगटन में लेविस रिवर के ऊपर भरी बारिश के बीच उड़ रहा था। ऊपर ने पैसों के साथ खुद को अंधेरी रात में प्लेन से लॉन्च कर दिया था। ऊपर के रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए भारी इनाम के बावजूद कूपर उस रात के बाद कभी नहीं मिला। तो आर्मी सोल्जर्स के द्वारा की गई सर्च में भी कुछ भी नहीं मिला। FBI ने डॉलर्स के नोट्स के नंबर्स पब्लिश किए, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिली। बाद में कई कॉपीकैट हाईजैकिंग्स हुई, जिसके कारण FAA ने कूपर वेन को कंपलसरी बना दिया। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि फ्लाइट के दौरान प्लेन के पीछे की सीढ़ियों को खोलने से रोकता है। साल 1978 में एक हिरन के शिकारी को वॉशिंगटन में कैसल रॉक के पास जंगल में बोइंग 727 की सीढ़ियों को नीचे करने के प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस मिले। साल 1980 में कोलंबिया नदी पर छुट्टी मनाने गए एक 8 साल के लड़के को नदी के किनारे बंडल्स में $5,800 मिले। FBI ने कंफर्म किया कि ये वही पैसे हैं जो कि कूपर को उस प्लेन हाईजैक के समय पर दिए गए थे। एक पैकेट से 10 नोट्स गायब थे और 2020 में और भी रहस्यमय रूप से उन नोट्स पर पाए गए डायटोम एनालिसिस से पता चलता है कि नवंबर 1971 में हाईजैक के समय नोटों के ये बंडल्स नदी में डूबे नहीं थे या सूखे दफनाए भी नहीं गए थे। सिर्फ स्प्रिंग टाइम में खिलने वाले डायटोम पाए गए, जिसका मतलब है कि हाईजैक के कम से कम कई महीनों बाद पैसे पानी में गए थे। साल 2016 में कोई सुराग ना मिलने पर FBI ने DB कूपर केस को फाइनली बंद कर दिया। कूपर के साथ क्या हुआ होगा? आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।